क्या आपने कभी सोचा है कि 7 समंदर पार बैठा कोई अनजान शख्स आपके देश के किसी सुदूर गांव में अचानक स्कूल या अस्पताल खुलवाने के लिए करोड़ों रुपए क्यों भेज देता है? क्या यह सिर्फ निस्वार्थ सेवा है या फिर भारत की संप्रभुता के खिलाफ रचा गया कोई बहुत बड़ा चक्रव्यूह? नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज। एफसीआरए अमेंडमेंट 2026 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने विदेशी फंड की खिड़की पर ऐसा डिजिटल ताला लगाया है कि दिल्ली के पोश इलाकों से लेकर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों तक एक खास बिरादरी में मातम छा गया है। आंसू बहाए जा रहे हैं, छाती पीटी जा रही है कि हाय, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन इस रोने धोने के पीछे का असली सस्पेंस क्या है? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। छाती कूट ब्रिगेड का असली रोना। पहले जरा इन छाती कूट भाई बहनों के दर्द का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। इनका तर्क सुनिए। अगर वॉशिंगटन, लंदन या वेटिकन से डॉलर और पाउंड नहीं आए तो भारत का गरीब भूखा मर जाएगा। वाह, मतलब देश की सरकार, देश का कॉर्पोरेट टैक्स, देश का बजट सब बेकार है। हमारे देश के गरीबों को पालने का ठेका विदेशी डॉलर ने रखा है। कमाल की बात है, जब तक विदेशी पैसा आ रहा था तब तक 5 स्टार होटलों में गरीबी हटाओ पर सेमिनार चल रहे थे, मोटी मोटी सैलरी कट रही थी। अब सरकार ने कह दिया कि भाई, चंदे का एक एक रुपया कहाँ खर्च हुआ उसका डिजिटल हिसाब दो और अल्टीमेट डोनर यानी असली चेहरे का नाम बताओ जिसने पर्दा पीछे से पैसा भेजा है। बस इतना सुनते ही इनका कलेजा मुंह को आ गया। भाई, अगर चंदा साफ सुथरा है, नेक काम के लिए है, तो असली डोनर का नाम बताने में सांप क्यों सूंघ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परोपकार के चश्मे के पीछे एजेंडा भारत विरोधी था? यहाँ सस्पेंस गहरा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा खुद ईसाई धर्म गुरुओं के बड़े डेलीगेशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ सस्पेंस समझिए। मेघालय एक ईसाई बहुसंख्यक राज्य है। वहां के पहाड़ों में जहां आज भी सरकारी सिस्टम पहुंचने में हाफ जाता है, वहां चर्च के एनजीओ दशकों से स्कूल और अस्पताल चला रहे हैं। लेकिन 2026 के इस नए कानून के एक खतरनाक क्लॉज है, संपत्ति जब्ती। नियम कहता है कि अगर किसी एनजीओ को लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ या रद्द हो गया है तो उसकी पूरी बिल्डिंग, उसका अस्पताल रातों रात सरकार का हो जाएगा। अब संगमा साहब का सवाल जायज है। अगर किसी क्लर्क की गलती या कागजी देरी की वजह से अस्पताल का लाइसेंस अटक गया तो क्या सरकार चलते हुए अस्पताल को सील कर देगी? वहां वेंटिलेटर पर लेटे मरीज क्या बिना इलाज के मरेंगे? यह तो सवाल है। यह वो सवाल है जिसने सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी है। खुफिया रिपोर्ट का सच। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो खुफिया एजेंसी के गलियारों से छनकर आ रहा है। सवाल दोनों पक्षों से है। पहला सवाल एनजीओ से। क्या यह सच नहीं है कि कुछ विदेशी ताकतें समाज सेवा के नाम पर पैसा बेचकर भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाईवे के खिलाफ आदिवासियों को भड़काकर धरना प्रदर्शन करवाती है? अगर आप पाक साफ है तो सरकार के 105 नियम के दायरे में रहकर हिसाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? दूसरा सवाल गृह मंत्रालय से। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डंडा चलाना ठीक है, लेकिन क्या इस कड़े कानून का इस्तेमाल उन एनजीओ की आवाज दबाने के लिए तो नहीं किया जाएगा जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं? क्या अल्टीमेट डोनर की जांच के नाम पर ईमानदारी संस्था को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवाकर प्रताड़ित तो नहीं किया जाएगा? भारत कोई खुली धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी विदेशी देश पैसा फेंक कर हमारे लोकतंत्र या हमारी डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करे। सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन नियम ऐसे भी ना हो कि देश के दूर दराज इलाकों में सेवा कर रहा कोई सच्चा देशभक्त कागजों के बोझ तले दम तोड़ दे। अमित शाह मेघालय के मुख्यमंत्री को क्या आश्वासन देते हैं और यह छातीकूट ब्रिगेड अगला पैतरा बदलती है? हमारी नजरें बनी रहेगी। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या विदेशी चंदे पर यह डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक सही है या सरकार जरूरत से ज्यादा सख्त हो रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए